हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपको तृतीय वर्ष कला इतिहास के प्रश्न पत्र पश्चिमी संसार के टॉपिक अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में आगे बतलाऊंगी। हम पिछले अपने वीडियोज़ में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण, उसको होने के लिए उत्तरदायी घटनाएं, किस प्रकार इंग्लैंड की नीतियां अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम करने में सहायक सिद्ध हुई, इत्यादि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने यहाँ तक बता दिया था कि किस प्रकार से अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ। आज मैं आपको कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध हुआ उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में बतलाऊंगी। फिलाडेल्फिया के गवर्नर गेज की सहायता के लिए इंग्लैंड ने जनरल विलियम हॉव को अमेरिका भेजा। जनरल विलियम हॉव को अमेरिका भेजा। जिस समय विलियम हॉव बोस्टन में कार्यवाही कर रहा था, वाशिंगटन ने बोस्टन की ओर प्रस्थान किया। इस पर हॉव ने बोस्टन खाली कर दिया तथा न्यूयॉर्क चला गया। उसकी मदद के लिए नोवा स्कोशिया से एक जहाजी बेड़ा भेजा गया। वाशिंगटन ने न्यूयॉर्क के निकट मैनहट्टन व बुकलिन में अपना मोर्चा बना लिया। हॉव ने दोनों स्थानों से अमेरिकी सेनाओं को खदेड़ दिया, किंतु कुछ समय बाद वाशिंगटन ने पुनः आक्रमण किया तथा प्रिंसटन एवं ट्रेंटन पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हॉव ने फिलाडेल्फिया में अमेरिकी सेनाओं को ब्रांडीवाइन तथा जर्मन टाउन में हराकर पुनः इस उपनिवेश पर कब्जा कर लिया था। इसके पश्चात हॉव ने अपनी सेना को विश्राम दिया। अक्टूबर 1777 में बर्गोयान के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना कनाडा में हडसन घाटी पर अधिकार स्थापित करने के लिए भेजी गई। वाशिंगटन ने बर्गोयान को अनेक स्थानों पर परास्त किया। अंत में साराटोगा नामक स्थान पर बर्गोवन ने आत्मसमर्पण कर दिया। बर्गोयन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस पराजय ने युद्ध की दिशा को ही बदल दिया। फ्रांस, जो अभी तक गुप्त रूप से अमेरिका को सहायता दे रहा था, अब खुले रूप में अमेरिका की मदद करने लगा। 6 फरवरी 1778 को अमेरिकी बस्तियों व फ्रांस में एक समझौता हो गया। इसके अनुसार दोनों पक्ष अलग से इंग्लैंड के साथ शांति वार्ता नहीं करेंगे तथा जब तक अमेरिकी उपनिवेश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाते, युद्ध जारी रखा जाएगा। 1779 में स्पेन ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में प्रवेश किया, क्योंकि वह जिब्राल्टर को पुनः प्राप्त करना चाहता था। इंग्लैंड के नए सेनापति क्लिंटन को फिलाडेल्फिया खाली कर न्यूयॉर्क में रहने का आदेश दिया गया। वह युद्ध की शेष अवधि में वहीं जमा रहा। 1778 में अमेरिकियों ने जॉर्ज क्लार्क को इलिनोइस पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने शीघ्र ही पश्चिमी प्रदेशों पर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1780 में अंग्रेजी सेनापति कॉर्नवालिस ने चार्ल्सटन को जीतकर उत्तर की ओर कूच किया। इसी वर्ष इंग्लैंड ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि वह सुदूर पूर्व में पांव जमाने के लिए इंग्लैंड को अमेरिका में ही फंसाए रखना चाहता था। रूस, स्वीडन और डेनमार्क ने हथियारबंद तटस्थता घोषित की।
चार्ल्सटन से आगे बढ़कर कॉर्नवालिस ने उत्तरी कैरोलाइन में कैमेडन के स्थान पर अमेरिकी जनरल ग्रीन को हराया, किंतु इस युद्ध में उसकी सेना को भी भारी क्षति पहुंची। अतः वह यॉर्क टाउन चला गया। अंग्रेजी व फ्रांसीसी सेनाओं ने यॉर्क टाउन की समुद्री नाकेबंदी की। स्थल मार्ग से आगे बढ़कर उन्होंने कॉर्नवालिस को घेर लिया। 19 अक्टूबर 1781 को कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस पर इंग्लैंड ने संधि की बातचीत प्रारंभ कर दी और पेरिस की संधि हुई। ये संधि 3 अक्टूबर 1783 को हुई। शांति वार्ता के लिए पेरिस को चुना गया। उपनिवेशों की ओर से बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन जे तथा जॉन एडम्स को भेजा गया। जे तथा एडम्स को फ्रांस की सरकार के प्रति सद्भावना नहीं थी, क्योंकि वे ये समझते थे कि मिसिसिपी घाटी में अमेरिकी प्रसार का फ्रांस विरोधी है। इंग्लैंड ने भी फ्रांस व अमेरिका में स्थायी मित्रता रोकने के लिए अमेरिका के प्रति उदारता दिखाई। काफ़ी समय तक संधि की वार्ता चलती रही और अंत में अक्टूबर 1783 में इस पर हस्ताक्षर हुए। इसकी शर्तें निम्नलिखित थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र राज्य के रूप में इंग्लैंड ने मान्यता प्रदान कर दी। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ में सेंट लूसिया, टोबागो तथा अफ्रीका ने सेंटिगाल व गोरी प्राप्त हुए। स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य सागर में माइनार्का का द्वीप मिला। इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच युद्ध की पूर्व की स्थिति वापस लाई गई। नए राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार कनाडा की सीमा से लेकर फ्लोरिडा की सीमा तक तथा मिसिसिपी नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर स्वीकार किया गया। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा अमेरिकी जनता से ऋण की प्राप्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाएगी, यह निश्चय किया गया। निष्ठावादियों की जब्त संपत्ति को लौटा दिया गया। इस प्रकार पेरिस की संधि के द्वारा, जो कि 3 अक्टूबर 1783 को हुई, उसके द्वारा इंग्लैंड ने ऑफिशियली अमेरिका को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान लिया। अब इन उपनिवेशों की सफलता के कारण क्या थे? इंग्लैंड एक शक्तिशाली राज्य था या देश था। सप्तवर्षीय युद्ध में विजय के कारण उसकी सैनिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। अमेरिका के उपनिवेशों की शक्ति उसकी तुलना में तुच्छ थी। इंग्लैंड की नौसेना श्रेष्ठ थी। लगभग सभी अमेरिकी सामरिक स्थानों पर उनकी छावनियां थीं। अमेरिका के 1/3 लोग निष्ठावादी थे। अमेरिकी सेना के पास धन की कमी थी, किंतु इसके बावजूद इंग्लैंड की हार हुई। इस युद्ध में अमेरिकी सेना की सफलता के अनेक कारण थे। अमेरिकी उपनिवेशों की शक्ति का सही अनुमान न लगा पाना भी एक प्रमुख कारण था। युद्ध काल में इंग्लैंड ने अमेरिकी उपनिवेशों की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया। उसे अपनी शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा था। जनरल गेज ने लंदन को भेजी गई एक रिपोर्ट में लिखा था कि उपनिवेशों को जीतने के लिए केवल 4 रेजिमेंट काफ़ी होंगी। इसी प्रकार की मान्यता इंग्लैंड के शासक वर्ग में भी थी। इंग्लैंड में उपनिवेशों के प्रति सहानुभूति की भावना थी। कुछ व्हिग नेताओं जैसे विलियम पिट, एडमंड बर्क, चार्ल्स फॉक्स आदि की सहानुभूति अमेरिकियों के साथ में थी। अंग्रेजी सिपाही भी उनके पक्ष को सही मानते थे। अतः उन्होंने युद्ध में उस भावना से काम नहीं लिया जो आमतौर पर सैनिक शत्रु के प्रति रखते हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड की जनता युद्ध के प्रति उदासीन थी। सम्राट के शत्रु पराजय के पक्ष में इसलिए थे कि इससे इंग्लैंड में राजतंत्र का खंडन होगा।
इंग्लैंड के सेना नायकों का भी योगदान रहा। अंग्रेजी सेनापतियों ने अनेक भूलें की थी। हॉव व बर्गोयन आराम मतलब सेनापति थे। उन्होंने कई बार हाथ में आए अवसरों को खोया और पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया। उनके पास सैनिक भी भाड़े के थे जिन्होंने उत्साह का प्रदर्शन नहीं किया। जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों का अनावश्यक हस्तक्षेप था। ये लोग अमेरिका में भेजे गए सेनापतियों के काम में हस्तक्षेप किया करते थे। उन्होंने अपनी सेनापतियों को स्थिति के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया। जॉर्ज ने अनुभवी सेनापतियों की नियुक्ति नहीं की। उसने सोचा कि अमेरिका जल्दी ही हार जाएगा। इंग्लैंड से युद्ध स्थल की दूरी भी एक प्रमुख कारण थी। इंग्लैंड से अमेरिका 3000 मील की दूरी पर स्थित है। यद्यपि इंग्लैंड की नौसेना शक्तिशाली थी, किंतु इतनी दूरी पर समय रहते सैनिक सहायता व रसद पहुंचना एक कठिन कार्य था। इस काम में फ्रांस और स्पेन की नौसेना ने उसके मार्ग में काफ़ी बाधाएं डाली। युद्ध केंद्र की विशालता भी इसका एक प्रमुख कारण थी, क्योंकि अमेरिका में युद्ध का केंद्र लगभग 1000 मील तक फैला हुआ था। इस क्षेत्र में यातायात की कठिनाइयाँ थी। मार्ग में घने जंगल थे। अंग्रेजी सेना को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें स्थानीय निवासियों का सहयोग प्राप्त नहीं था। इसके विपरीत उपनिवेशवासी इस क्षेत्र से परिचित थे। फ्रांस व स्पेन के युद्ध में प्रवेश के बाद युद्ध क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो गया था। समुद्र में भी इंग्लैंड को लड़ना पड़ा। इस कारण अमेरिका में अंग्रेजी सेना के पास शीघ्रता के साथ पहुंचना मुश्किल था। अमेरिकी सेना को विदेशों से सहायता मिली थी। यूरोप की तत्कालीन कूटनीतिक परिस्थितियों के कारण फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड ने अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता की तथा कुछ देश तटस्थ रहे। फ्रांसीसी सहायता के बिना अमेरिका के लोगों का जीत पाना कठिन था। यॉर्कटाउन के घेरे में फ्रांसीसियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व भी उपनिवेशों की विजय का कारण था। वाशिंगटन एक चरित्रवान और कुशल नेता थे। उसने कठिन परिस्थितियों में भी अमेरिकी सेनाओं का सफल नेतृत्व किया। उसके सैनिक उसमें दृढ़ विश्वास रखते थे। उसने भी अपने देशवासियों का मनोबल बनाए रखा। उसने मुख्य रूप से छापामार पद्धति से युद्ध किया, क्योंकि वह जानता था कि अंग्रेजी सेना छापामार युद्ध से निपटने के योग्य नहीं है। उपनिवेशवासियों में स्वतंत्रता की भावना मुख्य कारण थी। इस युद्ध में इंग्लैंड को अमेरिकियों की स्वतंत्रता की भावना को कुचलना था। वह उन लोगों को जो कि अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, दबाना चाहते थे। इस युद्ध में अमेरिकियों ने साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। अनेक कष्टों को सहकर भी वे डटे रहे। वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने को तैयार थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक बार ऐसी परिस्थितियां सामने आई जिनके कारण उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता था, किंतु उपनिवेशवासियों के हृदय में धधकती हुई स्वाधीनता की ज्वाला ने न केवल उन्हें धैर्य बंधाया बल्कि उनका मार्गदर्शन भी किया। थैंक यू वेरी मच।